हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज अमन जोशी एंड आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 382 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 41 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि हम अपनी एथिकल हैकिंग वाली सीरीज़ कब शुरू करेंगे वापस, तो यार जल्द उस पर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। बिकॉज आजकल यार थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट जो है, हमारा टाइम मैनेजमेंट वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आज का आपने टाइटल देख लिया होगा, हम बताने वाले हैं, ठीक है, मोर अबाउट C++ विद ऊप्स, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बेसिक लेवल पे हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो भी आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाली है, ठीक है। अगर आप एडवांस हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये कंसेप्ट्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पर ऊप्स की बात कर रहे हैं यार, और ऊप्स हम जानते हैं ऊप्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में। ये अभी हमें पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी पीपीटी देख सकते हो, ठीक है, हमने एक पूरी पीपीटी अपनी प्रिपेयर कर रखी है। बाकी आप बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो यार, ये जो हमारी ये जो वीडियो होने वाली है, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसको ना सबसे पहले बहुत सारे बंदे देखते के साथ स्किप कर देंगे, बिकॉज इसका जो टाइम जो जाने वाला है बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है। गारंटी ले रहा हूँ मैं, शायद 1 घंटा चले जाए, ठीक है, 1 आवर चले जाए या 2 आवर्स भी चले जाए, कुछ भी हो सकता है, मेरे को भी अभी नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद, ठीक है, इस वीडियो के बाद अगर आपका जो C++ है आप उससे डरते हो, आपके जो कंसेप्ट्स हैं C++ के, ठीक है, अगर वो बेकार हैं, ठीक है, अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो के बाद वो ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार C++ पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस वीडियो के बाद, ठीक है, आप आराम से किसी को बोल सकते हो कि यार आई एम ऑल्सो गुड इन C++, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हमने बीच में हम ऐड करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्त, बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ठीक है, कंसेप्ट्स पे करेंगे, ठीक है, थ्योरी पे करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ बस पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने C++ से पहले C पढ़ी है कभी, ठीक है। अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ी है तो उनको लिए मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आपको पहले थोड़ा सा C देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको C ही नहीं पता होगा तो C++ थोड़ा मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो C है, ठीक है, C है और जो C++ है, उनके बीच में एक रिलेशन है कि जो हमारी C++ है, ठीक है, वो C का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें हम C में कर पाते हैं वो सारी चीज़ें आप C++ में भी कर सकते हो, ठीक है। आपके जितने भी C के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, अगर आप उनको C++ में रन करोगे तो सारे के सारे वैलिड प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। लेकिन C++ में कुछ ऐसी एडवांस चीज़ है, ठीक है, एडवांस के साथ साथ ईजी भी है, ठीक है, और इजी नहीं है तो हम बना देंगे, किस लिए हम इसीलिए तो हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक हैं जो कि C++ में आपको C में देखने को आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो आप हमारी ब्रांडिंग देख सकते हो कोडिंग वर्ल्ड की, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, ठीक है। अगले पेज पे चल लेते हैं हम। एनिमेशन देख सकते हो यार, एनिमेशन में काफ़ी मस्त मस्त लगा रखे हैं, ठीक है, और इस बार तो पीपीटी भी काफ़ी मस्त लग रही है, ठीक है। तो अब बेसिक्स ऑफ C++ की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। सर क्या है बेसिक्स ऑफ C++ में, मतलब क्या आपके क्या बेसिक्स आपको पता होना चाहिए? देखो यार, सबसे पहला जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, ठीक है, मैं C के साथ थोड़ा इसको कंपेयर करना चाहूँगा। C में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको एक हेडर फाइल लगानी पड़ जाती है, ठीक है। तो आप हेडर फाइल कौन सी लगाते हो? इंक्लूड stdio, ठीक है, .h, ठीक है, ये आपको लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम C++ की बात करें तो यार इसमें ना आपको अपना कोई भी कोड हो, A to Z, मैं फिर से कह रहा हूँ A to Z, कोई भी कोड हो, आपको एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, #include iostream, IOSTREAM, ठीक है। ये हेडर फाइल आपको लगानी पड़ेगी अगर आप C++ का कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, हेडर फाइल तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें ना एक नेम स्पेस नाम की चीज़ आती है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम शुरू कर लो, कोई भी प्रोग्राम, तो ये 2 लाइन आपको C++ में लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ हम C की बात नहीं कर रहे, मैं आपको यहाँ C++ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब सर ये यूजिंग नेम स्पेस std, ये सेमीकोलन क्या है सर? ये अभी आपको पता चल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी, मैं आपको बेसिक बिल्कुल हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी कोड लिखते हो तो आपको पता है यार, आप अगर प्रोग्रामिंग पढ़ने हो तो आपको एक पता है कि यार देखो, पाइथन में प्रिंट होता है, ठीक है, C++ में प्रिंट f होता है, ठीक है, और C में इसको हम बोलते हैं C आउट, ठीक है। अगर आपको
कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो आपको सी आउट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होती है सी के लिए और ये प्रिंट वाली होती है पाइथन के लिए। तो आपने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, किसकी, कोड्स की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये जो आपने मान लो ऊपर लिख रखा है कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसे कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स बोलना गलत हो जाएगा, वेरिएबल्स एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होते हैं, ठीक है, आपको आपकी वैल्यूज स्टोर करवाने के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा एज इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो आपकी जो 10 वैल्यू है ये कैसी वैल्यू है, देखो यार इतना बेसिक्स तो आपको पता ही होना चाहिए, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन ये पाइथन नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको ए का डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में आपको डेटा टाइप, पाइथन में आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं थी। पाइथन में अगर आप इतना लिखोगे एज इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो तो आपको ए का डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि भाई ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, इंट टाइप के, ठीक है, और इसमें सेमीकोलन जरूरी है आफ्टर एवरी लाइन, ठीक है। तो ये तो कुछ थे बेसिक्स, ठीक है, सी के, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एक हेडर फाइल आपको जरूरी होती है, ठीक है, हेडर फाइल कौन सी होती है ये याद रख लो, ठीक है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये जो स्लाइड्स होंगी और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उनको, कोड्स होंगे, ठीक है, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उनको मैं उन पूरे को एक पीडीएफ बना के फॉर्मेट जैसा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो। हेडर फाइल ये वाली इंक्लूड करनी होती है, याद रखना, ठीक है, और ये केस सेंसिटिव होती है, सी प्लस प्लस हमारी केस सेंसिटिव होती है, ठीक है, अगर आप इंक्लूड का आई बड़ा कर दोगे तो गलत आएगा, ठीक है, एरर आएगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये आपकी क्या क्या स्टोर करते हैं, सी आउट यानी कि प्रिंट वाला फंक्शन, और स्कैन, ठीक है, अगर आपको कोई चीज वैल्यू लेनी है, ठीक है, यूजर से स्कैन करवानी है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सी इन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर अभी समझ नहीं आ रही ना, जब हम कोड कर रहे होंगे एक एक लाइन को तो आपको ढंग से समझ आएगा। ये मैं आपको पहले थ्योरी बता रहा हूं, आपको कुछ थ्योरी तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। देखो यार मैं जो है ना वो सी प्लस प्लस ऊप्स से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको थोड़ी सी यार प्रोग्रामिंग नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। सी प्लस प्लस जो है वो ऊप्स की एक लैंग्वेज, ऊप्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ये फीचर है सी प्लस प्लस का। अब सर फीचर का मतलब, सी प्लस प्लस सबसे पहले मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये हमारी C++ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने C पढ़ रखी है ना, मैं C के साथ ज़्यादा कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि C++ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप C++ पढ़ना आए हो तो आपने इससे पहले C जरूर पढ़ी होगी। आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में हो, कोई भी आप ईयर में हो, ठीक है, या फिर अगर आप स्कूल स्टूडेंट भी हो या फिर आप किसी अदर फील्ड से लाई कर रहे हो तो यार थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट C++ में ही आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, C में ये कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, C में कोई क्लासेस और कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, C++ में होते हैं। ऐसा क्यों सर? इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना, एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, आगे वाले स्लाइड पे मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बोला, ठीक है, ओहो हो ये एक्स्ट्रा उस पर आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे आ जाते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैंने आपसे कहा एक बार के लिए, ओहो ये राइट क्यों नहीं हो रहा इस पे, ओके, हाँ अब ठीक है। तो मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप ना मेरे लिए 20 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो, ठीक है, सिर्फ डिक्लेयर कर दो, अभी उसको प्रिंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है, या आप पहली बार देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि सर एक काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या मैंने आपको बोला था कोड शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए, हेडर फाइल लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे वही वाली लाइन लिखोगे इंक्लूड, ठीक है, ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट्स में, ठीक है, क्या लिखोगे आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस वाली लाइन, उसके बाद आप जैसे अपना इंट मेन, ठीक है, आप जो भी अपना प्रोग्राम लिखोगे मेन वाला वो इंट मेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे सर डेटा टाइप इंट कर दिया, ठीक है, इंट ए इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपने कर दी 10, यानी कि ए एक मेमोरी ब्लॉक बन गया जिसकी वैल्यू कितनी है 10। ऐसे ऐसे करके आप 20 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो। लेकिन अगर यहीं पे आप
अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर हम इसको मीडियम करके बता देते हैं, अगर आप मीडियम लेवल पे हो तो आपकी थिंकिंग क्या हो सकती है, आप ये कह सकते हो कि सर हम ना एक काम करेंगे 20 वेरिएबल्स की जगह हम एक एरे बना देंगे सर। चलो बहुत अच्छी बात है, एरे का आपने टाइप बता दिया, डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर, यानी कि कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की। इसके अंदर आपने दे दिया सर 20, क्योंकि मैंने अभी 20 के लिए बोला है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने बोला सर 20 नाम का एक एरे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, इसमें हमने एक फॉर लूप चला दिया, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि स्कैन करेगा पहले, ठीक है, स्कैन सॉरी, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सी में थोड़ा कोडिंग का है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो सी इन, ठीक है, सी इन से आपने स्कैन करवा लिया, उसके बाद आप फॉर एक स्टेटमेंट ले ली जिसमें आपने सी आउट से क्या कर दिया, शो कर दी वैल्यूज, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ खाली शो वो नहीं करनी, लेकिन आपने फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। अगर यहीं पे आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हो, ठीक है, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। यही चीज अगर आपको एडवांस लेवल पे करनी है ना, तो एडवांस लेवल पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका एक और एग्जांपल है। आप ना क्या करो, आप एक वेक्टर को डिफाइन करोगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब जो ये बिगिनर्स लेवल पे हैं, ठीक है, और जो मीडियम लेवल पे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। एडवांस वाले बंदे क्या करेंगे, एक वेक्टर का एरे बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एरे का नाम, ठीक है, और एरे का साइज जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती इसमें। क्यों? क्योंकि जब ये रन टाइम पे आप जब इसको रन करोगे ना, तब आप जैसे जैसे इसको वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, आप जैसे जैसे वैल्यूज दोगे वैसे वैसे इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पहली वैल्यू दी 1, ठीक है, फिर आपने वैल्यू दी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो साथ साथ बढ़ेगा। पहले इसका साइज 1 था, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या रहता है, वेक्टर वाले स्पेस का 0 रहता है, ठीक है, साइज मैं बता रहा हूँ। तो एडवांस वाले बंदे ये करेंगे, वेक्टर वाला काइंड ऑफ हमें क्या दे रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि रन टाइम के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ये जो वेरिएबल्स हैं इनको क्या दे रहे हैं, मेमोरी एलोकेट इनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट। अब सर ये 20 वेरिएबल्स को लेने का क्या सीन है, ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अब मैं क्लासेस, ठीक है, क्लासेस समझा सकूं और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट समझा सकूं। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद हम सीधा कोडिंग करेंगे, उसके बाद वापस अपने पीपीटी पे आके जो भी देखेंगे कि हमारा क्या है सीन, ठीक है। तो सबसे पहले ये करते हैं, ठीक है, ये तो चलो इतना ही है, आगे कर लेते हैं, इधर ही कर ले क्या, चलो इधर स्पेस है, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासेस होती क्या है, ठीक है, क्लासेस ध्यान से सुनना होते क्या है। क्लासेस एक टाइप की टेम्पलेट होती है। सर टेम्पलेट का मतलब मैं समझा नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर एग्जांपल से ज़्यादा समझोगे आप, ठीक है। मैं आपको बोलूँ अगर आपको एक हाउस बनाना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर सबसे पहले आप ना एक काम करो, आप एक मैप बना लो। क्यों? क्योंकि अगर आप मैप बना के इसको मतलब इसको बिल्ड करोगे ना, तो आपका जो हाउस है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ विदाउट एनी मिस्टेक बनेगा, ठीक है। चलो मैंने बोला ठीक है, अब मैंने बोला एक हाउस के लिए तो चलो एक मैप है, ठीक है। अगर मान लो मुझे ऐसे 100 हाउस और बनाने हैं, ठीक है, डिट्टो बिल्कुल सेम, तो क्या आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या यहाँ पर 100 मैप बनाओगे क्या? मैप कितने बनाओगे आप, 100 बनाओगे क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये तो बेवकूफ़ी है, 100 मैप बनाना क्या ज़रूरत है, जब एक से सारे काम हो रहे हैं तो हम 100 क्यों बना रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे अगर यहाँ पे पूछूं कि जब 20 वेरिएबल की बात आई तो आपने यहाँ पे 20 वेरिएबल क्यों बनाए, समझ आ रही है आपको बात, आपने 20 वेरिएबल क्यों बनाए। अब आप बोलोगे कि सर बिना इसके कैसे होगा, बिना उसके बिल्कुल होगा, क्लासेस से होगा और ऑब्जेक्ट से होगा, ठीक है। जिस तरह हाउस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इस हाउस को देख सकते हो ना, आप इस हाउस को देख सकते हो कि ये रियली में कैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने एक लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है, तो इसने क्या कर रखा है, एक फिजिकल, ठीक है, इसने एक फिजिकल लोकेशन को ले रखा है, ठीक है, ले रखा है, ये हमको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। उसी तरह हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं C++ में, वो हमारी कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी को, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, उसको अपने लिए असाइन करता है, ठीक है, कौन, ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होगा, देखो जैसे कि अब हाउस के अंदर कहाँ पे आपका बाथरूम होगा, कहाँ पे आपका विंडो होगा, कहाँ पे आपका बेड होगा, कहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल होगा, कहाँ पे आपका क्या होगा, स्टोर रूम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैप्स में डिक्लेयर होंगी कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। अब जो ये बाकी के 100 हैं इनका भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है। तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट्स में कौन से वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या पास फीचर्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, लाइक उसको हम शो कर सकते हैं, उसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं, उससे हम वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कुछ अगर फंक्शन रिटर्न करवाना है तो ये सब क्लास के अंदर डिफाइन होगा, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिर्फ उसको एक्सेस करेगा। सेम जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। ये क्या मैप को एक्सेस ही तो कर रहा है। यहाँ पर इस कंडीशन में क्लास क्या हो गई हमारी मैप, क्योंकि इसमें हमने सारी चीजें बता रखी है कि भाई कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और ऑब्जेक्ट में जाके हमने उसको बिल्ड कर दिया। तो सेम वही चीज है, क्लास में हम अपने सारी चीजें डिफाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट खाली ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे वो इनडायरेक्टली क्लास के अंदर सारी चीजें असाइन हो जाएंगी। अब अभी तो हमने इतना समझ लिया, हमारे पास ना आगे जगह नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं हम ना, पहले एक एक्स्ट्रा पेज बना देते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज बना लेते हैं। क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पेज है? बिल्कुल है। ठीक है, पहले इसको हम डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं, 2-3 बना लेते हैं ना। देखो हमने डुप्लीकेट स्लाइड बना ली, इसको ऊपर लाके यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आपको जब मैं पीपीटी बना के दूँ तो आपको बिल्कुल लाइन वाइज दिखे। ठीक है, सारे फॉर्मेशन लाइन वाइज ही मिले। तो इतना तो हमने समझ लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस हमने समझ ली कि सर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्लासेस ना, ये देखो क्लासेस को अगर जब आप बताओगे किसमें, C++ में, तो क्लास कैसे असाइन होगी, क्या कैसे पता चलेगा आपको कि क्लास कैसे बनानी है? तो इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है क्लास नाम से। सर कहने का मतलब अगर आप खाली C++ में जाके अपना इंक्लूड हेडर फाइल, ठीक है, उसके बाद अपना यूजिंग नेम स्पेस, आप जैसे ही लिखोगे क्लास, ठीक है, आपका ये कीवर्ड है, ठीक है, तो आपका जो कीवर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा, क्लास आपकी बनेगी। ठीक है, अब आपको पहले इसमें देना है क्लास का नाम। मान लो अब मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, अमन भी दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप क्लास का नाम, ठीक है, लेकिन नंबर नहीं देना। ठीक है, आप कोई वेरिएबल दोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो मैंने A दे दिया, ठीक है, A1 दे सकते हो, A2 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नंबर मत दे देना। ठीक है, तो क्लास A करके मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर ना आपकी जो स्टेटमेंट्स है, लाइन्स है, वो आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये बंद होगा। ठीक है, और क्लास में यहाँ पे आता है सेमीकोलन, याद रखना, ऊपर मत लगा देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ठीक है, क्लास का जो फॉर्मेट या फिर आप सिंटैक्स कह सकते हो। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंट मेन के अंदर डिक्लेयर होंगे, याद रखना, ऑब्जेक्ट्स इंट मेन के अंदर डिक्लेयर होंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे शो करोगे? आप पहले क्लास का नाम रखोगे। ठीक है, क्लास का नाम क्या लिया था हमने? A। ठीक है, तो आप लिखोगे क्लास का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, एक स्पेस छोड़कर, चिपका मत देना। ठीक है, यहाँ पे A फिर एक स्पेस छोड़ा, ऑब्जेक्ट का नाम मान लो हमने रखना चाहा अमन। ठीक है, तो ये अमन हो जाएगा। अब याद रखो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या सारी वैल्यूज़ को, सारी चीज़ों को, ठीक है, एक्सेस कर सकता है क्लास की, क्योंकि अब वो क्लास का ही एक हिस्सा हो चुका है। ठीक है, तो क्लास के अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा वो सब एक हिसाब से अमन भी एक्सेस कर सकता है, या फिर वो अमन के अंदर आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो इतना ही था, इसके बारे में कीवर्ड इतना ही था। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कीवर्ड मैंने बता रखा है, सिंटैक्स कैसे होगा, पहले क्लास का नाम, फिर स्पेस, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। चलो अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, अभी हम फटाफट अपने कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यार, थ्योरी नहीं समझाना मुझे बार बार। ठीक है, बार बार थ्योरी नहीं, अभी जैसे नीचे की थ्योरी है ये सब भी समझाऊंगा, ठीक है, लाइन में, लेकिन अब पहले इतना तो हम कर लें कोडिंग से, इतना तो पता चल जाए आपको कि कैसे काम करना है। ठीक है, वर्चुअल स्टूडियो कोड अब मैं अपना ओपन कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक फाइल बन के तैयार है वैसे तो, बट मैं आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डोंट सेव कर लेते हैं, यहाँ पे मैं गया। ठीक है, एक ऑलरेडी फाइल बन के तैयार है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे y2oops करके मैंने एक फोल्डर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नेम देना है। मान लो अभी हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नहीं, सबसे पहले हम बेसिक्स, जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे उसके लिए काम कर रहे हैं, तो basics.cpp। याद रखना, अगर आप C++ की फाइल बना रहे हो तो आप .cpp लगाओगे। ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है C++ फाइल का। आपने इसको करा एंटर। ठीक है, ये फालतू वाला पार्ट हम कर लेते हैं साइड में। ठीक है, अब इसको करते हैं हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे क्या आप, IOStream। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, ये हर कोड में वैलिड है, हर कोड में आप इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, सेमीकोलन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन। हम जो भी फंक्शन लिखते हैं अपने, आपको पता होगा इंट मेन के अंदर ही होता है, और इंट मेन का एक रिटर्न टाइप भी कौन सा होता है, रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, इतना फॉर्मेट तो आपका सबका कॉमन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो हमने क्या करा, इंट IOStream यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, मैंने हेडर फाइल लगाई। ठीक है, IOStream की। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं, cout है, cin है। ठीक है, cout किसके लिए काम करता है, प्रिंट के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको बेसिक से बताता जाता हूँ। हमने एक वेरिएबल
हमने एक वेरिएबल को डिफाइन करना है। इंट a इज इक्वल्स टू, मान लो मैं a की वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है। चलो ओके सर, अब मान लो हमने इंटीजर की बात करी, और डेटा टाइप भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया कैर, ठीक है। कैर क्या होता है? कैर कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैरेक्टर वाली चीज़ों को स्टोर करता है। मान लो हमने लिख दिया कैर ch इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो कैपिटल A, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, लेकिन याद रखना इन्वर्टेड कॉमा में ही दोगे, ठीक है। ये हो गया। एक और डेटा टाइप आपको जो मिलता है, ठीक है, वो होता है फ्लोट, ठीक है, FLOAT, ठीक है, फ्लोट। अब मैंने फ्लोट b इज इक्वल्स टू, फ्लोट हमारी वो वाली वैल्यूज असाइन करता है, कौन सी? डेसिमल वाली 1.234, ठीक है। अब यहाँ पे सेमी कॉलन, याद रखना सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट इज द डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप एंड a इज कंटेनिंग, ठीक है, a जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? a इज कंटेनिंग सम इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है सर? ये क्या है? ठीक है, ये होता है कमेंट। कमेंट अगर आपको यूज़ करने, देखो वैसे तो ये गलत है एक हिसाब से, क्योंकि ये जो कमेंट मैंने यूज़ करे हैं ये सी के कमेंट है, ठीक है। C++ के कमेंट भी मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर अब इतना हो ही गया है, ठीक है। आप इसको लगाओगे, ठीक है, बैकस्लैश, ठीक है, स्टार, ठीक है, ये इस तरफ लगेगा, और सबसे लास्ट में जहाँ पे आपको बंद करना है स्टार बैकस्लैश, ठीक है। तो ये है C++ का कमेंट, ठीक है। आप C का कमेंट भी यूज़ कर सकते हो डबल बैकस्लैश लगा के, ठीक है। तो ये जैसे ग्रीन में आ गया, इसका मतलब ये है कमेंट। जब भी कंपाइलर आप इसे रन करोगे तो कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा, ठीक है। अब इतना हो गया। मैंने आपको क्या बोला था? ये तो चलो आपने वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है, लेकिन अब मान लो इसको हमें प्रिंट भी तो करवाना है, तो हम करेंगे सी आउट, ठीक है, सी आउट, और ये डबल, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट जैसे होते हैं ना, ओपन और क्लोज, तो आपको ओपन क्लोज नहीं करना, आपको दोनों ओपन, ठीक है, इस तरफ को रखना है, ये याद रखना है ये चीज़, ठीक है। आप करोगे सी आउट, ठीक है। अब इसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं इंट इज, ठीक है। चलो ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले हम सीधा ए कर लेते हैं, ठीक है, ए और यहाँ पे कॉमा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सी आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर लो CH, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन, उसके बाद सी आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है, और ये बंद हो गया। अब यह एक चीज़, तो पहले तो ये ना साथ में लिखा आ जाएगा, तो आप एक काम करना ENDL लगा देना, एंडल, ठीक है, एंडल लगा देना। इससे क्या होगा, न्यू लाइन के लिए हमें यूज़ करते हैं, ठीक है, एंडल, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना हमें क्या शो होगा, हमें शो होगा 10 A और 1 2 3 4, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं, ठीक है, और टर्मिनल पे जाओगे, न्यू टर्मिनल, ठीक है। अब C की फाइल, ये C++ है, ठीक है, तो C++ में याद रखना हम यूज़ करते हैं G++, ठीक है। G++ फाइल का नाम BASICS, ठीक है, basics.cpp, बिल्कुल वही नाम रखना जो ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे आप लिखोगे .\a.exe, एंटर करा, क्या आ गया? 10A, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये है फ्लोटिंग, ये है A, ये है 10, ठीक है, कैरेक्टर ये। अब एक चीज़ और याद रखना, हमें अवेलेबल होता है C में, मतलब C++ में हमारे पास स्ट्रिंग एक वो रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग भी हमें अवेलेबल रहता है, डेटा टाइप, ठीक है। तो आप सीधा ऐसे लिखो स्ट्रिंग C इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें आपको जो भी देना है ABC, ठीक है, इसको कर लिया क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया यहाँ पर इसके लिए Ctrl+C.endl, ठीक है, यहाँ पे हमने C को भी डिफाइन कर दिया क्योंकि, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सेव, टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस फाइल को हम फिर से रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 10A 1 2 3 4 ABC। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या डिफरेंस हो गया, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या लगा दिया। देखो, अगर आपको कभी भी एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना है तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मत बनाओ, ठीक है, सीधा स्ट्रिंग डेटा टाइप लगाओ। ये आपको C में अवेलेबल होता है, ठीक है, सॉरी C++ में अवेलेबल रहता है, ठीक है, C में स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं रहता। तो स्ट्रिंग में तो C में तो आपको कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है, कैरेक्टर करके, और यहाँ पे आप सीधा ABC करके स्ट्रिंग लगा सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, ABC, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो ये तो बेसिक्स वाला हो गया। अब एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यू फाइल बनेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। दूसरी हमारी ये जो फाइल है इनको भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको ये फाइल चाहिए होंगी समझने के लिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगला हमने क्या समझा था, क्लास, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो हम लिख लेते हैं co.cpp, ठीक है, इसको करते हैं एंटर, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो co.cpp हमने लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या काम रहता है, हर बार, ठीक है, इंक्लूड करना है किसको सर, हेडर फाइल को, ठीक है। C++ की हेडर फाइल होती है IOStream, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद std सेमीकोलन, इतना तो सब में होता है मेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम CO करके बना रहे हैं, ठीक है। CO का हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला सीन रखना है। ध्यान से सुनना, क्लास जो है वो इंट मेन के बाहर डिक्लेयर होती है, यानी क्लास को हमेशा इंट मेन के बाहर डिक्लेयर करोगे, ठीक है। ये हमने क्लास कर दी। अब इंट मेन को थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है। वो मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे इसमें, ठीक है, धीरे धीरे करके। मैंने आपको बोला था क्लास अगर यूज़ करनी है तो क्या करोगे आप, क्लास नाम का कीवर्ड यूज़ करोगे। उसके बाद क्लास का नेम आप जो भी रखना चाहते हो, और हो सके तो पहला लेटर कैपिटल रखना, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल रखो, और उसके बाद आप जो भी डालोगे सब सही है। ये भी एक क्लास का नेम है, ठीक है, लेकिन ऐसा फालतू नेम नहीं देने हमें, ठीक है, जिसका कोई रेलेवेंस ना हो। हमने क्लास बनाया, ठीक है, इस क्लास को ओपन करा, याद रखना यहाँ नीचे सेमीकोलन आता है, ठीक है। क्लास आप जब भी, अभी हम क्लास का एक फॉर्मेट बना रहे हैं जस्ट, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। बीच में थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया, कम कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्लास A करके हमने डिक्लेयर कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, क्लास हमने तो बना दी, क्लास A बना दी, लेकिन सर इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, अभी ना आप इसको पब्लिक लिख लो, ठीक है। आप ये पब्लिक लिख लो। अभी मैं आपको बताता हूँ पब्लिक का नाम मतलब क्या होता है। ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको समझा नहीं रहा, बस अभी लिख लो, बस जितना बोल रहा हूँ अभी उतना लिख लो, बाकी उसके बाद बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिख लो इंट क्या करके, इंट A लिख लो, ठीक है। इंट A, B, आपने 2 इंटीजर ले लिए, ठीक है, हाँ है ना। अभी इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। धीरे धीरे करके अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये इतना छोटा सा क्या है, ऐसे कोड थोड़ना होते हैं। अभी इतने लंबे लंबे कोड भी जाएंगे, वीडियो जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे, ठीक है। अभी बस इतना ही समझो जितना समझा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्लास का नेम लिखोगे, ठीक है। क्लास का नेम क्या है सर, A, स्पेस दोगे। ऑब्जेक्ट का नाम आप जो रखना चाहते हो रख लो। मान लो आपने बोला सर मैं अमन रखना चाहता हूँ, आप अपना नाम रख लो, ठीक है। थोड़ा ऑड है लेकिन रख लो, ठीक है, समझने के लिए। यानी कि अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर वर्चुअली, ठीक है, अंदर ही अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो कि किसके रेलिवेंस के साथ रिलेटेड है, किसके साथ उसका रिलेशन है, A के साथ रिलेशन है। A के अंदर अभी तक हमने क्या डाला है, कुछ भी नहीं डाला, बस हमने ये बोल रखा है कि 2 वेरिएबल हैं A, B। पब्लिक को भूल जाओ, ये पब्लिक क्या चीज़ है इसे भूल जाओ अभी, ठीक है। आपने बोला सर हमने 2 डेटा टाइप बना रखे हैं, 2 वेरिएबल बना रखे हैं जिनका डेटा टाइप इंट है, ठीक है, जो कि अमन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। इतना चीज आप अपने दिमाग में सटा लो, ठीक है। अब आपको अगर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से अंदर की वैल्यू यानी कि इस इंट A और इंट A और B को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अमन डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी है, .B या फिर .A, ठीक है। इसके अंदर आपने पास कर दिया 10, ठीक है। आप कोई और डेटा टाइप मत देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर, ठीक है, ऊपर आपने इंट करके A को डिक्लेयर करा है, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे सर एक हमने B भी तो ले रखा है, तो चलो ठीक है, .B लगा दिया, इसके अंदर आप वैल्यू दे दो 20, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं अभी इसको रन कराऊंगा तो आप बता सकते हो मुझे क्या होगा। जितना फटाफट मेरे को एक बार आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में कि अभी अगर मैं इसको रन कराता हूं तो मेरा क्या आंसर आने वाला है, बस मुझे इतना बता दो, ठीक है। अभी मैं इसको रन करने वाला हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि आंसर इसका कुछ भी नहीं आएगा। आप मेरे को इतना बताओ, क्या आपको भी लगता है इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 10 20 आएगा, 10 फिर 20, ठीक है, तो वो लिखो, और आपको जो भी लगता है वो लिखो, ठीक है। G++co.cpp फाइल का नेम गलत मत लिखना, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एरर आया सबसे पहले, ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, ठीक है। ये मोस्टली एरर तब आता है जब आपकी फाइल सेव नहीं होती, ठीक है। तो Ctrl+S कर दिया करना हर बार, हमने नहीं करा, ठीक है। अब मैं बिना टर्मिनल के कैसे ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट की आपको शो हो जाएगी, ठीक है। इसको एंटर करो, ठीक है। अब देखना कुछ भी शो नहीं होगा, देखो कुछ भी शो हुआ नहीं हुआ। क्या ये एरर था? नहीं, एरर नहीं था, हमारा पूरा कंपाइल हो चुका है। लेकिन सर कुछ भी शो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक आपने सर प्रिंट ही नहीं करवाया। तो आप क्या करोगे, सी आउट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना, अमन, ठीक है, अमन डॉट ए को पास कर दो, ठीक है। और सी आउट, ठीक है, सी आउट क्या करवाता है, प्रिंट करवाएगा किसको, अमन नाम के ऑब्जेक्ट को। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगा रखा है, डॉट ए। अमन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ए नाम से एक वेरिएबल है, इंट ए, ठीक है। और अमन ही एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास बी वेरिएबल भी है, तो इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाओ, ठीक है। Ctrl+S, Ctrl+Shift दिस, ओके। यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन होगा, ठीक है।
टर्मिनल ओपन हुआ, अब आप देखना क्या वैल्यू शो हो रही है 10 20, ठीक है 1020 हो रही है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ पर एंड ऑफ लाइन नहीं लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो यहाँ पे लगा दो ENDL, ठीक है, नीचे वाले पे भी लगा दो, लेकिन नीचे वाला सबसे पहले ही आखिरी में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने करा, ठीक है, कंट्रोल सेव, कंट्रोल शिफ्ट दिस, ओके, ये हमारा शो हो चुका है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो 10 और 20 हमारा शो हो गया, यानी कि हमने ये वैल्यूज़ किससे एक्सेस करी? हमने ये ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करी है, ठीक है। सर अगर मैं क्या एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इंट A और B एक्सेस करूँगा तो होएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 100 घर हैं, 100 घर के अंदर 100 खिड़कियाँ होंगी, ठीक है। ज़रूरी थोड़ा ना अगर एक खिड़की 100 की 100 अगर खिड़की हैं तो 100 की 100 सेम दिखेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पहली जो खिड़की है वो किसी और की होगी, दूसरी वाली खिड़की किसी और घर की होगी, नहीं, जो खिड़की जिसकी है वो उसी घर को बिलोंग करेगी, ठीक है। कॉमन सा लॉजिक है। तो उसी हिसाब से ये जो इंट A और B हैं, ठीक है, ये सबके लिए अवेलेबल हैं, जो A का ऑब्जेक्ट होगा वो, यानी कि सर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ A1 करके, ठीक है, तो क्या अब A1 के पास भी इंट A और इंट B है? बिल्कुल सर, A1 और A के पास भी इंट A और इंट B है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इस वाली लाइन में लिख लेते हैं, A1, ठीक है, A1 डॉट क्या A, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, या फिर थोड़ी अलग वैल्यू लिख लो 30, ठीक है। A1 डॉट B इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, ये हमने कर दिया। सर अब तो यहाँ पे पहले तो ये A की वैल्यू 10 थी, अब क्या 30 हो गई होगी दोनों A के लिए? नहीं, सिर्फ A1 वाले की A की वैल्यू 30 है, अमन वाले की वैल्यू अभी भी 10 है, ठीक है। अमन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो A है उसकी वैल्यू अभी भी 10 है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप लिखोगे सी आउट, ठीक है, A1 डॉट A इज A1 डॉट A, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, डबल दिस एंड एंडलिन, ठीक है। अगर आप इसके बाद एक और सी आउट, ठीक है, सी आउट A1 डॉट B, अब B को भी तो शो करोगे यार आप, ठीक है। और पहले ही बोल रहा हूँ केस सेंसिटिव है तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोल सेव करा, ठीक है, दिस। अब देखना है यहाँ पे हमारा जैसे टर्मिनल ओपन होगा, ठीक है, ये देखो 10 20 30 40। अगर ये A की वैल्यू हमने दो बार एक्सेस करी, एक बार अमन से और एक बार A1 से, लेकिन A1 का A जो है वो A1 का है, ठीक है, और अमन का जो A है वो अमन का है। याद यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 20 वेरिएबल बनाने की जगह हमने सिर्फ 2 वेरिएबल बनाए, या फिर आप चाहो तो एक ही वेरिएबल से काम कर लो। आप उस एक वेरिएबल को, ठीक है, 20 ऑब्जेक्ट्स बना के या फिर एक ऑब्जेक्ट से कई बार, ठीक है, उसको कॉल कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब ये पब्लिक क्या है सर, ये पब्लिक वाला सीन क्या था, ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने PPT पे वापस बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो इतना तो हमने समझ लिया। अब मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आप भी, ठीक है, अब इसे कर पाओगे। आखिरी में एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो असाइनमेंट भी कर लेना, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अब वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो देखो सबसे पहले हमारे टॉप पर क्या लिखा हुआ है यार, डेटा मेंबर्स करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सर ये डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्लास और ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं, बिकॉज ये ऊप्स के कंसेप्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्लासेस के अंदर आप कैसे बनाते हो, अब मैं सीधा कोड लिखूंगा, ठीक है, आप कोड वाली चीज़ें भी इंक्लूड होती जाएंगी, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ रहा है। क्लास, ठीक है, क्लास क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। क्लास का क्या नाम रखा है हमने, A नाम रखा है, ठीक है। इसके अंदर आपने अभी नोटिस करा होगा कि सर हम एक ने पब्लिक करके हमने कुछ लिखा था, ये क्या था, ठीक है, ये शायद आगे वाले टाइम पे, हाँ ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये मैं अब दोनों चीज़ें एक साथ समझाऊंगा, ठीक है आपको। तो चलो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं ये बताता हूँ। आपने सबसे पहले एक क्या करा, आपने एक वेरिएबल लिया था ना, इंट A, B करके, है ना। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। इंट मेन के अंदर आप जो वेरिएबल्स असाइन करते हो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल्स बनाते हो उनको आप वेरिएबल्स नहीं बोलते, आप उनको बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टांस, ठीक है, वेरिएबल। अब यहाँ पर नोटिस करना एक चीज़, मैं ना अब से इंस्टांस वेरिएबल बोलूँगा बीच बीच में, तो आप समझ जाना कि मैं कौन से वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, क्लास के वेरिएबल्स की, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल्स बोलता हूँ तो वो मेन के होंगे, यानी कि इंट मेन, जो हमारा इंट मेन करके फंक्शन होता है ना, उसके अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, यानी कि इंट A, ठीक है, इंट B, तो वो इंट मेन के हैं, यानी कि वो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। और जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करें उनको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक, उसके बाद आप एक और पब्लिक लगाओ, ठीक है,
अब ये पब्लिक क्या है वो पीछे वाले में समझ आ जाएगा एक्सेस स्पेसिफायर्स में। मान लो अब क्लास के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स नहीं आते, आपको पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस के साथ भी काम करते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड शो करके, ठीक है। यहाँ पे सर ये वॉइड क्यों लगाया, वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। या तो वॉइड का मतलब ये होता है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आपने एक शो करके फंक्शन बनाया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ वैल्यूज रखी है, मान लो आपने ए बी रखा है, ठीक है। तो ये ए बी को शो करता है, ठीक है, मान लो। या फिर एक शो करके हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। सॉरी प्रिंट एफ तो सी का हो गया हमारा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सी आउट, ठीक है, दिस, एंड तब उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो हेलो, ठीक है। तो आप जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से, याद रखना क्लास के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी कॉल होती हैं ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। आप बिना ऑब्जेक्ट्स के क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास को एक्सेस करने के लिए ही आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। मान लो आपने एक पब्लिक करके एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। आप इनको मेथड्स बोलो, ठीक है। फंक्शन भी कुछ गलत नहीं है, फंक्शन बोलना भी ठीक है, लेकिन इनको मेथड्स करके ज़्यादा प्रॉपर और प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो मेथड्स बोलना, जब इंस्टांस वेरिएबल्स प्लस मेथड्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं, तो आप समझ जाना कि उसमें इंस्टांस वेरिएबल्स हैं कुछ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी है, वो इंट टाइप का है, वो कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है, वो फ्लोट टाइप का है, किसी भी टाइप का है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, उसमें मेथड्स भी हैं, चाहे वो मेथड 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, ठीक है। तो वॉइड शो तो कुछ भी हो सकता है वो फंक्शंस, ठीक है, जो आप डिफाइन करोगे वो फंक्शन बन जाएंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं डेटा मेंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना, बहुत हो गया है पब्लिक प्राइवेट क्या चीज़ है, अब मैं बताता हूँ। एक्सेस स्पेसिफाइड्स करके हमारे पास एक चीज़ होती है, ठीक है। एक क्लास है मान लो ए नाम से, ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, फिर बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर लिख दिया मान लो प्राइवेट, ठीक है। अब सबसे पहले प्राइवेट पब्लिक ये सब मैं आपको ना ऐसे बता देता हूँ। एक्सेस स्पेसिफाइड्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला होता है प्राइवेट, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि सर ये पक्का आप जो पीछे आपने लिखा है पब्लिक उसी की बात हो रही है, जी हाँ, उसी की बात हो रही है। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। सर ये 3 क्या हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लास आपने ए बनाई, उसके अंदर आपने प्राइवेट, ठीक है, ये कॉलन लगाया, उसके बाद आपने लिख दिया इंट ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद आपने ना, आप ध्यान से सुनना, आपने जो ए कॉमा बी ये क्या है, मैंने आपसे क्या बोला, ये क्या है, इंस्टांस क्या है, ये वेरिएबल्स, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल्स हैं ये। अगर अब आप इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे ना, यानी कि अगर आपने इंट मेन एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इंट मेन करके आपने एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर आपने ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया a1 करके, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद अगर आपने a1 डॉट ए करा और उसमें आपने 10 वैल्यू डाल दी, ठीक है, और उसके बाद आपने रिटर्न 0 करके, मतलब आपने इसको प्रिंट नहीं करवाया, कुछ भी A to Z, ठीक है, इतना भी लिख दिया और आपने इसको रन कर दिया, तो ये एरर शो करेगा, ठीक है, एरर शो करेगा। अब आप बोलोगे कि सर एरर क्यों, अभी तक तो रन हो रहा था, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, वो पब्लिक लिख के रन हो रहा था, ठीक है। अभी मैं वापस चलूँ, ठीक है, फटाफट आपको वापस चल के समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब रखूंगा ना मैं, पीपीटी और कोडिंग का, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक काम करो, इस पब्लिक को हटा दो, ठीक है, पब्लिक की जगह बस प्राइवेट कर दो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा क्या गेम है पूरा। इसको कंट्रोल सेव करा, कंट्रोल सेव दिस, ठीक है। अब आप पूरा खेल समझ जाओगे क्या है, ठीक है। यहाँ पे एरर देगा, मैंने आपको बिल्कुल कहा था, क्यों। अब यहाँ से देखना, इस प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट हर जगह आपको एक वर्ड ज़्यादा पढ़ने को आ रहा है, प्राइवेट, इस प्राइवेट। सर ये क्या है, ये इस प्राइवेट का मतलब, जो इसका नाम है ना, ये काम भी उसी तरीके से करता है। कहने का मतलब, अगर आपने कभी भी अपने इंस्टांस वेरिएबल्स को प्राइवेट करके डिफाइन कर दिया तो आप उसको नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। सर कहने का मतलब आप फिर अब एक्सेस कैसे करें, अगर ऑब्जेक्ट ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये तो दिक्कत आ गई, ठीक है, दिक्कत आएगी यार, ठीक है। तो अब क्या करें मैं अभी बता देता हूँ। अब ना आप एक काम करो, यहाँ पर वेट अ मिनट, ये ना शायद वेट अ मिनट एंड शो, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है, कट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक्सेस स्पेसिफाइड 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फिर से रिकॉल करते हैं। प्राइवेट, ठीक है, फिर पब्लिक, ठीक है, फिर
ये आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इनके अभी हम कोडिंग करेंगे। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अगर जब भी क्लास, ठीक है, क्लास ए करके हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, इसमें अगर आपने प्राइवेट लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना इंस्टेंस वेरिएबल्स प्राइवेट ही होते हैं। कहने का मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने ना, अगर मान लो आपने बोला सर अगर मैं इंट x, y लिख दूं सिर्फ और ये लाइन ना लिखूं तो क्या एरर शो होगा? तो भी हाँ एरर शो होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं हमारे वो इंस्टेंस वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे, और डालना चाहिए, ठीक है, जरूरी है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया ना, क्या फंक्शंस प्लस व्हाट इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पब्लिक है, आपने यहाँ पे करा शो, या फिर आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया वॉइड, ठीक है, असाइन, वॉइड असाइन, ठीक है। सर ये वॉइड असाइन क्या है? वॉइड असाइन मान लो हम ना x और y की वैल्यू को असाइन करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? वॉइड असाइन करा, यहाँ पे आपने कर दिया x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आपने 10 दे दी, और y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया। ये कौन सा था? पब्लिक। पब्लिक वाली चीज़ों को आप क्लास के बाहर, यानी कि क्लास यहाँ पे बंद हो जाती है ना सेमीकोलन लगा के, क्लास के बाहर भी आप फंक्शंस को या फिर मेथड्स को, ठीक है, मेथड्स बोलो, मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर वो पब्लिक आपने रखे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे पब्लिक हटा के अगर आपने प्राइवेट लिख दिया ना, तो आप इसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो फिर ये किसी काम की नहीं है, फिर ये क्लास फालतू हो जाएगी, ठीक है, बिना किसी काम की क्लास रहेगी जब आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये पब्लिक रहते हैं, ठीक है, आप इसको पब्लिक ही रखना। आप अब ऑब्जेक्ट से याद रखना, अब आप क्या करोगे, इंट मेन में ना, आप अपने इंट मेन में ऑब्जेक्ट को कॉल करना, ठीक है। इंट मेन हमने ओपन करा, a1 करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कहा a1 डॉट असाइन, ठीक है, a1 डॉट असाइन, ठीक है, फंक्शन कॉल कर दिया। अब आप क्या देखोगे कि जब आपने a1 डॉट असाइन को कॉल करना, अभी तक हम किसको कॉल कर रहे थे? a1 डॉट xb, क्यों? क्योंकि वो क्या थे? हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। अब आप किसको कॉल कर रहे हो? मेथड्स को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो असाइन के अंदर क्या थी? x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 20 थी। हमारे जो मेथड्स होते हैं वो वैल्यू चेक कर सकते हैं या फिर वैल्यू हमारी गेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास के ही हिस्सा हैं। लेकिन अगर आपको क्लास के बाहर से एक ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना है जो कि प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखना, अगर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल हमारे प्राइवेट हैं, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही रहते हैं, ठीक है, पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट हैं, तो आप एक फंक्शन बनाओगे पहले, फिर फंक्शंस के अंदर वैल्यू डालोगे x और y की, या फिर जो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी, तब उन फंक्शंस को आप यूज़ करोगे, फंक्शंस को कॉल करोगे, तब जाके आपको वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर अब आप इसको कॉल करोगे, ठीक है, यानी कि अब आप प्रिंट एफ करोगे, ठीक है, प्रिंट एफ, सॉरी, ठीक है, प्रिंट एफ नहीं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे लिख लेते हैं। अगर अब आप सी आउट करोगे, सी आउट करके अगर आप a1 डॉट x को कॉल करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, क्या आपको वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, a1 डॉट y, ठीक है। चलो इतना हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। प्राइवेट मैंने आपको बता दिए कि प्राइवेट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर। पब्लिक वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। सर ये प्रोटेक्टेड क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड अभी आके बताते हैं, ठीक है। पहले चलो अब कोडिंग वाले पार्ट पे चलते हैं फिर से, क्योंकि अब हमने एक और नई चीज़ सीख ली, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसको हम कर लेते हैं कीप, ठीक है, ये हमने ओपन करा, ठीक है, यानी कि ये हम समझ गए कि ये प्राइवेट नहीं रखना है, यहाँ पे क्या रखना है फिलहाल। अगर ये प्राइवेट रखा, ठीक है, सर ये प्राइवेट ही रखते हैं, चलो चलो इसी में करें कोड, इसी वाले में करते हैं, ठीक है। हमने करा पब्लिक, ठीक है, ये पब्लिक किसके लिए बना रहे हैं हम? फंक्शंस के लिए। आपने एक बनाया फंक्शन, कौन सा? वॉइड असाइन, ठीक है, वॉइड असाइन करके आपने एक फंक्शन बनाया जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, खाली वैल्यूज को असाइन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने डाला, सॉरी हमने a और b ले रखा ना, तो आपने a की वैल्यू कितनी कर दी? 10, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दी b की वैल्यू 20, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हटा दो फिलहाल के लिए, बिल्कुल जीरो से करेंगे ना कोडिंग। आपने दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, अमन और a1 करके, ठीक है। अब ये क्या आप इस पब्लिक वाले को एक्सेस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक वाले हमारी क्लास के बाहर भी एक्सेस होते हैं। प्राइवेट वाले कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्राइवेट वालों की वैल्यूज आप किस में करोगे? पब्लिक के फंक्शंस में डालोगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दो सी आउट, ठीक है, ए, ठीक है, उसके बाद आप करोगे सी आउट बी, ठीक है, ये हमने कर दिया। यानी कि
आप जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये वैल्यू भी असाइन कर देगा और साथ में प्रिंट मतलब उसको शो भी कर देगा। लेकिन अब इस फंक्शन को कैसे हमें असाइन, कैसे इसको लेना है कि ये ऑब्जेक्ट अमन के अंदर जाए, तो अमन डॉट असाइन, ठीक है, फंक्शन ओपन, ठीक है, याद रखना फंक्शन अगर आप लिखोगे तो फंक्शन के ये ब्रेसेस लगाना जरूरी है, ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे सेमीकोलन। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको क्या लगता है कि हमारा आउटपुट आएगा या हमें एरर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसको करेंगे हम टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। यहाँ आके हम इसको रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमने ओपन करा, ठीक है, XC, ठीक है, 1020 हमको शो हो गया, ठीक है। सर ये 1020 किस लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया। अब क्या आएगा, 10 और 20 आएगा, ठीक है। सर एक चीज़ पूछनी है, अगर हम क्या A1 से करेंगे इस फंक्शन को कॉल तो भी क्या ऐसा होगा हमारा? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा ये बताओ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप A1 डॉट असाइन यूज़ करोगे तो आपको जो अभी वैल्यूज़ मिलेंगी, अभी हमने ना पैरामीटराइज नहीं बना रखा, ये जो फंक्शन है ये कौन सा वाला फंक्शन है बता सकते हो? ये हमारे नो आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दे रखा है। यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं कर रहे ना, खाली हम कह दे रहे हैं कि यही वैल्यूज होगी, ठीक है। तो A1 के लिए भी 10 और 20 ही शो होगा, लेकिन वो किसका 10 और 20 होगा? A1 का। इसको आप सेव करो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, रन करके आपको दिखेगा कि हम किसकी बात कर रहे थे, ठीक है। ये हमने ओपन करा, इसको हम करेंगे रन, ठीक है। ये देखो 10 20, फिर देखो यहाँ पे 10 इसलिए आ गया, ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया था, ठीक है। इस पे आप एंड ऑफ लाइन लगाओगे, ठीक है, तो अब आपको क्या शो होगा? 10 20 10 20, ठीक है। इसको करो सेव, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है। ये हमारा आया है, ठीक है, एंटर, 10 20 10 20, ठीक है। तो ऐसे हमारा काम हो रहा है। अब चलो इतना तो हमने समझ लिया, चलो प्रोटेक्टेड वाला मैं आपको यहीं समझा दूं क्या? देखो जो प्राइवेट होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। सर कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आप इसको प्रोटेक्टेड लिखते हो ना अभी के लिए, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों सेम होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक आपको फ्रेंड वाला फंक्शन नहीं बताया, ठीक है, मैंने आपको फ्रेंड AB चाइल्ड वाला कोई कंसेप्ट नहीं समझाया है, तो अभी के लिए आप दोनों को सेम समझो। अभी मैं प्रोटेक्टेड करके करूँगा ना तो भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, आउटपुट डिट्टो आएगा, ठीक है, कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, 10 20 10 20, ठीक है। ठीक है, आप बस इतना समझो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। बैटरी हमारी लो हो चुकी है, सॉरी, ठीक है, ओके। तो ये इतना हो चुका है हमारा। अब चलते हैं फटाफट अपनी PPT पे, आगे की चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। आगे क्या हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप, ठीक है। चलो धीरे धीरे करके हम अच्छे उस पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, सही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी टॉपिक पे तो आप टॉपिक का बता सकते हो, मैं एज सच हो सके तो छोटी मोटी वीडियोज़ बना के फिर से उसको ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले सर ये कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब मैं ना धीरे धीरे करके इसको एडवांस बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लास समझा, चीज़ें समझी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, ठीक है, सेम लाइक फंक्शंस होते हैं, सेम लाइक फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शंस की तरह ही होते हैं, सेम लाइक फंक्शंस, लेकिन ये खाली दिखते हैं फंक्शंस की तरह, ठीक है। सेम लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। लुक लाइक, ठीक है, लुक लाइक फंक्शंस की तरह ही दिखते हैं, लेकिन नो रिटर्न डेटा टाइप, इनका कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता, ठीक है। याद रखना ये बात। सर कहने का मतलब, चलो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आपने लिखा क्लास A, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, मैंने आपको बताया था इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ठीक है। आपने लिखा इंट x, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा पब्लिक। ये पब्लिक किस लिए लिख रहे हैं हम आपको पता होगा। यहाँ पर हम अपने क्या बताने वाले हैं, मेथड्स, या फिर इनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे नीचे वाले यानी कि इसमें ही लाई कर जाते हैं, इसी में आपको इनको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पब्लिक ही तो करोगे, प्राइवेट कर दिया तो क्या फ़ायदा जब आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने इसको, ठीक है, इसको ये क्लास करी बंद, ठीक है। पब्लिक के अंदर ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है, ठीक है, वो सेम होता है किसका, क्लास के नेम जैसा, ठीक है। जो भी आपका क्लास का नेम रखोगे आप, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही होता है। क्या बोला मैंने, जो आप क्लास का नेम रखोगे वही नाम कंस्ट्रक्टर का नेम भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसका नाम क्या होगा, A। क्यों? क्योंकि क्लास का नेम आपने क्या रखा है, A, ठीक है।
अब इसमें ना ब्रैकेट्स ओपन करोगे आप, ठीक है, ये देखो ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज वाले लगा दिए। क्या सर इसके आगे वॉइड आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, गलती मत कर देना है। क्यों? क्योंकि नो रिटर्न डेटा टाइप, ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये वॉइड ए करके बना दिया ना तो ये फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। सर ये कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं अभी दिख जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। अभी आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हो, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ। ये मैंने ओपन करा, ये मैंने क्लोज करा, क्या इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है? मैंने नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक मैं कमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब भी आप अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना इंट मेन के अंदर, यानी कि इंट मेन के अंदर जब भी आप अपना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो उसको एक कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसको बताता है कि कैसे, मतलब आपका काम होना चाहिए, कैसे आप इसको सारी चीज़ों का हैंडल करोगे, ठीक है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, अगर आप इसको अपने प्रोग्राम पे नहीं लिखते हो ना तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से एक क्या लगा देता है? कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। आपने नोटिस करा अभी तक हम क्या इसका यूज़ कर रहे थे? इसका यूज़ कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो कंपाइलर ने जब कोड उसने देखा ना, तो उसने ये देखा कि यार इन्होंने कंस्ट्रक्टर तो लगा ही नहीं रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने अपनी तरफ से कोई ए नाम का कंस्ट्रक्टर बना के लगा दिया होगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोडिंग में समझा दूंगा, ठीक है। अभी अगर कंफ्यूज हो रहा है ना, जब कोडिंग देखोगे तो समझ जाओगे। 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अभी बताता हूँ, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कोडिंग में बताऊंगा, बस यहाँ पर मैं आपको लिखकर ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा ना इतना तेज़, ठीक है। वहाँ पे मैं सिर्फ कोडिंग करूँगा, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जो कि कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि आपने इंट एक्स लिखा ना, तो यहाँ पे हमने लिया इंट ए, ठीक है, इंट ए लिया, यहाँ पे सेमीकोलन मत लगा देना, ठीक है। ओपन करा, यहाँ पे आपने कर दिया x इज इक्वल टू ए, यानी कि a की वैल्यू जो भी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? x के इक्वल, ठीक है। तो ये होते हैं पैरामीटराइज्ड। समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी कोडिंग पे चलते हैं, समझ आएगा फिर, ठीक है। चलो एंड सो इसको कर लेते हैं कीप, ठीक है। मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपने नोटिस करा होगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव नहीं हो रखा, ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? कंस्ट, ठीक है, CONST, समझ जाना है कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, CPP, ठीक है। हर बार मैं नई फाइल बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कितनी मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, तो यार प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो प्लीज़ बनता है यार, ठीक है। प्लीज़ इसको शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों को। कल आपका अगर पेपर है C++ ऊप्स का, तो ये वीडियो आपको नेक्स्ट लेवल पे करेगी, ठीक है। इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। क्लास का नेम क्या रखा? A, ठीक है, कैपिटल A रख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना थोड़ा प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्राइवेट। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इंट एक्स करके मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पब्लिक लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्ट से इनको एक्सेस भी तो करना है, ठीक है। आपने ए लिखा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या इनका कोई रिटर्न टाइप होगा? वॉइड होगा क्या इनके आगे? बिल्कुल नहीं, नहीं तो ये फंक्शन बन जाएंगे, फंक्शंस नहीं है, ठीक है। ओपन और क्लोज रखे, ठीक है। ये आपने बंद इतना कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया इसको। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ये क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के आप ना एक सुनना, एक प्रोग्राम में आप कितने भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, कितने भी, ठीक है, अनलिमिटेड, जितने आप बनाना चाहते हो। फालतू कंस्ट्रक्टर मत बनाना, ठीक है। अब देखो ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक मैं आपको बनाने वाला हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर बाद में बताऊँगा, ठीक है। पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर CONST, ठीक है। डॉट, ये समझ जाना, डॉट का मतलब वही है, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब ये एक पैरामीटर लेगा, ठीक है। इंट x करके ले लिया हमने, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाली लाइन में जाते हैं, ओपन करेंगे। याद रखना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वैसे तो खाली नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोट करो आपने एक वेरिएबल, आपने एक वैल्यू ले रखी है, x मत लिखो, अभी a लिखो, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। आपने इंट a करा, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको, धीरे धीरे करके समझ आएगा, ठीक है। a करके हमने बनाया, x इज इक्वल्स टू a कर दिया, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a कर दिया। और इसके बाद एक ना आप वॉइड करके शो फंक्शन बनाओ,
जो कि शो करेगा इस वैल्यू को कि भाई आपने कुछ काम करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा सी आउट, ठीक है, सी आउट। चीज़ें देखते रहो, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, अभी बस लिख रहा हूँ फटाफट, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ एक्स कर लिया। यहाँ पे इसको कॉमा करके आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखो अपना, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स लिखो। ये आप ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो कि क्या है, पब्लिक। कंस्ट्रक्टर भी मैंने बना रखे हैं, 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंट का फंक्शन बनेगा, इंट मेन, ओपन करा, ठीक है। इसमें क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, A1, ठीक है, A1 करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और A2 करके मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर सेमीकोलन लगाने से पहले आप ब्रैकेट जैसे ओपन करो, ठीक है। ये ब्रैकेट जैसे आपने ओपन करे, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप जरा एक बार 10 डाल के देखो, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस आप 10 डाल के देखो, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे कर दो A2.show, ठीक है, A2.show, शो एक फंक्शन है, याद रखना। तो फंक्शन ऐसे ही ओपन होते हैं, क्लोज करा, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखो, ठीक है। अब मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा थोड़ी चीज़ें, ठीक है। मैंने 10 कहाँ दिया, ठीक है, इसमें दिया है, ठीक है, याद रखना, A2 में 10 दिया है। थोड़ा कुछ समझ आ रहा होगा, अभी आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। सेव करा, इसको रन करूँगा तो आप देखना क्या आएगा हमारा आंसर। मेरे हिसाब से तो 10 आना चाहिए, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे co.cpp वाली फाइल रन हुई है, हमने एक नई फाइल बनाई है कंस्ट नाम से, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसका नाम देखो, नाम गलत मत रखना, ठीक है, const, ठीक है, .cpp, एंटर करा, एंटर, ठीक है। वैल्यू ऑफ x 10। सर ये क्या हुआ, समझ नहीं आया, अब समझाता हूँ धीरे धीरे करके। देखो, इतना तो नॉर्मल है, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स आपको पता है कि ये प्राइवेट है, x की वैल्यू प्राइवेट है, तो आप इसकी वैल्यू ऐसे तो एक्सेस नहीं कर सकते, A1.x लगा के आप इसकी एक्सेस नहीं कर सकते वैल्यू। तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा या फिर एक मेथड बनाना पड़ेगा पब्लिक के अंदर, जो कि x की वैल्यू को, ठीक है, लेगा और तब अपने अंदर से वो शो करेगा, किसको, ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, A1 और A2 करके। आप नोटिस करो, एक मैंने बनाया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस वो खाली आपका एक जो ऑब्जेक्ट है उसको फ्रेम करता है कि ये कैसा दिखेगा, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखो, आपने क्या बोला, आपने बोला जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसमें आप जो भी वैल्यू दोगे। मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी, देखो 10 दी, ठीक है। ये इंट था, इंट a करके, ठीक है। तो a के अंदर कौन सी वैल्यू गई होगी सर, 10 वाली गई होगी, ठीक है। सर इस वाली लाइन को हटा देंगे तो कुछ गलती है, नहीं, क्योंकि आपने A2 करके ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब ये जो A2 है, क्या ये डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू दिया, पैरामीटराइज्ड बना दिया आपने इसको, तो चेक करेगा इस प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूंगा ना, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, तो ये अभी एरर दे देगा, बोलेगा ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जिसके अंदर ये वैल्यू लेगा, समझ रहे हो। तो वैल्यू लेने वाला कंस्ट्रक्टर यही है, तो पूरे प्रोग्राम में चेक करेगा कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि आपने वैल्यू दी है 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10,20 दे दूंगा ना, ,20, तो भी ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो कोई 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, सिर्फ एक वाला बनाया, ठीक है। तो सिर्फ एक वाले को ढूंढेगा ये। तो इंट x, इंट a में गई वैल्यू 10, ठीक है। अब x कौन सा था, ये ऊपर वाला x था, तो x के अंदर कौन सी वैल्यू चलेगी, 10, ठीक है। आपने ये A2 से कॉल करा था, तो ये x किसका हो गया, A2 का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, void.show। मैंने आपको बोला था ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उसमें किसी क्लास की कोई भी चीज़ को एक्सेस करना है तो डॉट फंक्शन जरूरी है, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर लगाया, उसके बाद आपने करा शो। तो वैल्यू ऑफ x, ये तो चलो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हुआ, लेकिन x की वैल्यू क्या हो गई थी, 10 हो गई थी, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ 10 दी। अगर यहाँ पर अभी 20 दोगे तो वहाँ पे 20 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। A2.show में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हम एक और पैरामीटराइज्ड बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऐसे करते हैं a, ठीक है, इंट a, इंट, ठीक है। सर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 वैल्यू लूँ, ठीक है। आप 2 वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको यार यहाँ पे दो वेरिएबल्स भी तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू आप एक वेरिएबल के अंदर डाल नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। आपने डाल दिया x के अंदर a मान लो, ठीक है, आप इसको सेमीकोलन लगाओगे, y के अंदर आपने डाल दिया b, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर y करके भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप एक काम करो, ठीक है, चलो इतना ही कर दो, ठीक है।
y में आ जाएगी a की वैल्यू और b की वैल्यू आ जाएगी किसमें, इसमें, ठीक है। तो अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हो, मान लो आपने बनाया a3 करके, मान लो, ठीक है, उसमें आप क्या दोगे 10 या फिर कुछ और दे दो, 40,50 दे देते हैं सर, ठीक है। तो ये 40,50 क्या ये किस वाले के लिए काम करेगा, ध्यान से देखो, यहाँ ये पहले वाला, इसके अंदर कोई वैल्यू जाएगी नहीं जाएगी, तो ये वाला काम नहीं आएगा इसमें। तो ये दूसरा देखेगा, इंट ए वाला यही बोल रहा है कि भाई इसमें तो आपने 2 पैरामीटर दिए हैं, तो ये वाला अभी काम नहीं आएगा, किसके लिए, A3 के लिए। अब ये A3 के लिए चेक कर रहा है कि क्या ऐसा कोई है, अब इसको ये मिल गया, अरे हाँ एक है जिसमें एक वेरिएबल, एक ये देखो कंट्रोल Z, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर मिल गया, ठीक है। तो ये भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बाद में बताता हूँ, ठीक है। x में आ गई वैल्यू a, y में आ गई b, ठीक है। अब ये जो x है ये किसका है, A3 का, y जो है वो किसका है, A3 का, ठीक है। अब आप इसको रन करोगे तो क्या एरर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना A3 को भी आपको शो करना है, तो A3 डॉट शो, ठीक है, शो करोगे। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इसको करोगे ना तो आप देखना 40 ही आएगा, 50 शो नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि शो के अंदर देखो सिर्फ x वाला पैरामीटर है, y वाला पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो यही अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये न्यू टर्मिनल करा, रुको मैंने सेव नहीं कर रखा तो ये एरर बताएगा, ठीक है। इस पूरे को मैं सेव करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सेव, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दिस। अब मैं इसको, ठीक है, रन करता हूँ, cons.cpp, ठीक है, a.axe, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x 10, वैल्यू ऑफ x 40। सर ये बीच में ऐसा क्यों आ गया, ये बीच में ऐसा इसलिए आया क्योंकि आपने क्या नहीं करा, एंड ऑफ लाइन नहीं लगाया। तो सर क्या यहाँ पर हम एंड ऑफ लाइन लगाएंगे तो सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यार। आप थोड़ा खुद से भी लगाओ यार, दिमाग खुद से भी करो। और सच कह रहा हूँ, एक वादा मैं आपसे कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आप C++ को फोड़ोगे और आप एक मेरे से वादा करो कि आप इस वीडियो को बैठ के पूरा देखोगे, ठीक है। और साथ साथ देखो, ट्यूटोरियल हेल में मत फंस जाना, खाली वीडियो मत देखो कोडिंग की, कोडिंग मेरे साथ साथ करो, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो कंसेप्ट फिर समझ आएंगे आपको, ठीक है। वैल्यू अपने एंड से दो, मैं 10 20 दे रहा हूँ, 40 50 डालो, अच्छा लगेगा ऐसे देख के आपको कि आपने लिखा है वो कोड, ठीक है। वैल्यू ऑफ x 10, वैल्यू ऑफ y 40। ये 10 किसकी वैल्यू है, a किसकी है, ये देखो a2 की, ठीक है। और ये 40 वैल्यू किसकी है, a3 की, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे 50 भी शो करवाना है, मुझे 50 भी शो करवाना पड़ेगा सर। तो आप एक काम करो, ये 10,20 कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये A2 अब जो है वो पहले वाले को नहीं लेगा, क्योंकि पहला वाला तो एक ही था, आपने 2 उसमें डाल दिया पैरामीटर, तो अब वो भी इसी के लिए फॉलो होगा, ठीक है। ऊपर वाले जो आपने लिखे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, वो बस चुपचाप बैठे रहेंगे कोड में, वो कोई काम नहीं करेंगे अभी के लिए आपका, ठीक है। आप ये करो, ठीक है, इस पूरी लाइन को कॉपी मारो, ठीक है, और x की जगह y कर लो, कंट्रोल कॉपी, ठीक है, कंट्रोल v, वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y इज y, ठीक है। 10 और 20 डाला, 10 और 40 डाला। अब देखो, अब आप डालोगे ना तो क्या आएगा आपको, 10, देखो अब आप करोगे ना तो अब आप आएगा 10 20 40 50, ठीक है। इसको अब आप करो कंट्रोल सेव, कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, एंटर, ओहो एंटर। वैल्यू ऑफ x 10, वैल्यू ऑफ y 20, ये A2 के लिए है, वैल्यू ऑफ x 40, वैल्यू ऑफ y 50, ये A3 के लिए है, ठीक है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपको समझ आ गया होगा शायद से, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार वीडियो बैक जाके फिर से देखो, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको ना मैं यहीं पे बता दूं क्या, चलो ठीक है बता ही देता हूँ, अब आपको शायद समझ आ गया होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बताता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर बिल्कुल डिट्टो सेम दिखता है, लेकिन ठीक है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसमें आप ना रेफरेंस देते हो, याद रखना रेफरेंस देते हो। सर कहने का मतलब, अगर आपको मान लो ये लाइन नहीं लिखनी और आपको सीधा कॉपी मारना है, ठीक है, आपने मान लो लिख दिया A, ठीक है, आपने बना दिया एक A1 करके, ठीक है, ये A3 करके अब हटा देना क्योंकि एरर देगा, ठीक है। A2 वाला अपना सही चलेगा। आपने बोला सर A1 मैंने बना रखा है, मैं चाहता हूँ A1 के अंदर मैं इतनी मेहनत ना करूँ, सीधा कॉपी कर दूँ A2 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाओगे जो कि कॉपी करेगा आपकी वैल्यूज़ को, ठीक है। इसको एक लाइन नीचे करते हैं ऊपर, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कॉपी करना है ना तो आप इसके अंदर एक पैरामीटर दोगे, किसको, जिसको कॉपी करना है, ठीक है, जिससे कॉपी करना है, ध्यान से सुनना, जिससे कॉपी करना है, ठीक है, और जिसको कॉपी करना है, आप इसके अंदर किसको दोगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। चलो मैं दे रहा हूँ आपको, टाइम दे रहा हूँ। किसको कॉपी करोगे आप, जिससे कॉपी करना है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले क्लास का नेम
उसके बाद आप ए करके दे दो, ठीक है, कुछ भी दे दो यहाँ पे हम ABCD ये कुछ भी दे देंगे, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट नहीं है। पैरामीटर का कुछ भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट आप अपने एंड से देते हो, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। मान लो हम ए ही लिख रहे हैं, ठीक है, A ऑफ A ही लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ना। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, हमने A ऑफ A लिख दिया, ठीक है, इसको हम ग्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ, बेटा मिनट, ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो हमने करा A, ठीक है, और उसके बाद हमने कर दिया A, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर आप पास कर दो, क्या पास करें सर, इसके अंदर आप पास कर दो C आउट, ठीक है, नहीं, x इज इक्वल्स टू a डॉट x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू a डॉट y, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग सकता है। आपने लिखा क्लास का नेम, ठीक है, आपने लिखा क्लास का नेम, और यहाँ पे आपने डाल दिया एक पैरामीटर कि भाई जिससे कॉपी करना है उसको हम इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। चलो ओके सर, पास कर देंगे। फिर क्या करना है आपको, x इज इक्वल्स टू a डॉट x लिखना है, ठीक है। क्या करना है, x इज इक्वल्स टू a डॉट x, y इज इक्वल्स टू a डॉट y। ये a1 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब a1 होंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, a1 डॉट x, a1 डॉट y, ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि a1 की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, आप जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a2, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको a2 कर लूँ, इसको a1 कर लो, ठीक है, इसको a1 कर लो, इसको आप a2 कर लो, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या है, 10 और 20। आप जब a1 को इसके अंदर पास करोगे तो a1 का x जो है वो इस वाले x में चला जाएगा जिससे आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा a1 डॉट शो, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करना, यहाँ पे आप करना a, ठीक है, ओपन, ठीक है, a2 करके हमने बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया a1, ठीक है, a1 को पास कर दिया, एंटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लो a, ठीक है। ये देखो आपने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दिया a2 करके जिसकी वैल्यूज जो हैं वो कॉपी हो जाएंगी किससे, a1 से। a1 की वैल्यू 10 और 20 थी, a2 के अंदर भी 10 और 20 आ जाएगा, ठीक है। तब हम जब इसको रन करेंगे, ठीक है, तो क्या हमें देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा a2 डॉट शो ओपन, ठीक है। इसको हमने करा क्लोज, ठीक है, इसको करा कंट्रोल शिफ्ट दिस। अब रन करके देखते हैं, कोई अगर एरर होगा तो उसको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। चलो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। वेट अ मिनट यार, ये ना स्मॉल हो गया थोड़ा सा, इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, इतना ठीक है, इतना, रुको, ओके, इतना ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो सर क्या हुआ है, थोड़ा सा सर फिर से बता दो। बिल्कुल बता देते हैं यार, हम आपके बताने के लिए ही तो बैठे हुए हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। आपने a1 करके एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ओके सर, यहाँ से इसके अंदर गया, x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई। आपने एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर करके बनाया जिसमें आपने क्लास डाली, क्लास का वेरिएबल डाला, और m% लगाना मत भूलना, ठीक है, m कंट्रोल z, ठीक है। m% से उसका पूरा रेफरेंस जाता है कि आप कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉपी करने वाले हो, ठीक है, उसका यहाँ पर गया, ठीक है। अब x, ये x किसका है, a1 का है जो आपने पास करा है, नहीं, आपने किससे कॉल करा है, a2 से कॉल करा है। देखो a2 का ये x जो है ये a2 का है, ठीक है, और ये a1 डॉट x जो a1 डॉट x है, ठीक है, ये किसका है, इसका है, ठीक है। यानी कि a का जो x होगा, ठीक है, वो a2 के x में चला जाएगा, और a1 का जो y होगा वो a2 के y में चला जाएगा। तब हमने void डॉट शो करा, पहले हमने a1 का शो करा, फिर उसके बाद a2 डॉट शो करा, तो हमें दिखा कि वैल्यू ऑफ x और y जो है वो आपस में कॉपी हो गई, ठीक है। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो उल्टा भी हो जाएगा, या आप चाहते हो स्वैप हो जाए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा कि a1 की जो x की वैल्यू होगी वो a2 के y में चले जाए, और a1 के जो y की वैल्यू हो गई वो x में चले जाए। अब आपको दिखेगा स्वैप फंक्शन कि मतलब एक दूसरे की वैल्यू कैसे हम स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, स्वैप हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है। हम इसको रन करेंगे तो रन करके हमें ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा, ठीक है, चीज़ें, एंटर, ठीक है, ठीक है। ये देखो हमने स्वैप फंक्शन बना दिया, वैल्यू ऑफ x 10 थी, लेकिन यहाँ वैल्यू ऑफ x क्या हो गई 20, क्यों, क्योंकि y से कॉपी हुई है। वैल्यू ऑफ y 20 थी तो वैल्यू ऑफ y
10 हो गई, ठीक है, आपस में चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या आता है हमारे पास, देखो कंस्ट्रक्टर और इसके टाइप्स तो हमने समझ लिए हैं, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा पीपीटी बना रखी थी। अब भाई अब आ जाते हैं हमारे पास डिस्ट्रक्टर। जिस तरह हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्प करते हैं किसके, ऑब्जेक्ट के वैल्यू फॉर्मेशन में, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसके वैल्यू फॉर्मेशन में, ठीक है, वैल्यू के फॉर्मेशन और असाइन में, ठीक है, असाइन करने में और फॉर्मेशन करने में। तो उसी तरह डिस्ट्रक्टर जो हैं वो खत्म कर देते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो फील्ड्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर की चीजें हैं, उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टर, जिसका नाम ही है था भाई। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं भाई मैं तो कर दूंगा तुझे ढंग से खत्म, ठीक है। वो कहता है ना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही है सीन, ठीक है यार, थोड़ा ना मजाक मस्ती होना चाहिए, ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर समझ आ गई, इंटरेस्ट बन गया तो बिल्कुल मस्त है, और अगर समझ नहीं आई ना तो आपको ट्यूटोरियल हेल में ऐसा फंसाएगी, ठीक है, तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग देख सकते हो, ठीक है यार, इतनी सस्ती सस्ती ब्रांडिंग करते हैं ना, क्या करें यार, अभी ना पैसा है जेब में ना कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी दिल में है जोश कि हमें वीडियो बनानी है, काम करना है अपने ऑडियंस के लिए, ठीक है यार। आप लोगों का ना एक कमेंट, लिटरली बता रहा हूँ, आपका ना एक कमेंट इतना मोटिवेशन देता है ना हमें, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, वीडियोज़ बनाने में। तो प्लीज़ यार लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ यार, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपका सिर्फ कुछ चंद सेकंड जाएंगे, ठीक है, और हमारे यहाँ देख रहे हो आप घंटों की मेहनत जाती है यार। तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना रिस्पांस, अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट डाउन जरूर करना, या इंस्टाग्राम के हैंडल पे आप उन्हें आस्क कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, डिस्ट्रक्टर क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, किनको, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। सर थोड़ा सा एग्जांपल दोगे इसका, सर बिल्कुल देंगे एग्जांपल, क्यों नहीं देंगे यार। इसके बाद क्या आ रहा है, दिस कीवर्ड, चलो दिस कीवर्ड को बाद में समझाते हैं। डिस्ट्रक्टर बहुत छोटा सा है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही टाइप का होता है। याद रखना पूरे फंक्शन में, पूरे कोड में सिर्फ एक बार एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 100 डिस्ट्रक्टर बना के बैठे हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं याद रखना, जैसे आपके ये होते हैं ना, ये देखो हमारे ये क्या रहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिट्टो वैसे ही दिखते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ये वाला सिंबल ऐड होता है, ठीक है। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर की तरह ही दिखते हैं, बस आगे से ये सिंबल लग जाता है। इस सिंबल को शायद डूडल कहते हैं, डूडल, ठीक है, या कुछ कहते हैं, डूडल ही कहते हैं शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, आप देख लेना, मेरे को ऐसा जितना पता नहीं है, लेकिन ये होते हैं हमारे डिस्ट्रक्टर, ठीक है। आप यहाँ पर एक सी आउट का वो लिख लो ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये हमारा जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब ना इनको हटा लो अभी के लिए, ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। मान लो आपने A1 करके बनाया, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये A1 करके तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि सर हमने तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, क्योंकि ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है, ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी तो है। ये वाला खाली जो है इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट है। ये जो खाली वाले होते हैं डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है, ये डिफॉल्ट में काम आते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दो सी आउट, इसके अंदर क्या सर वैल्यू भी डाल सकते हैं, डाल सकते हो। सी आउट में डाला आपने कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग गलत हो गई, CONSTRUCTR, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बिल्ड, ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्टर को आपने बिल्ड कर दिया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है, जो क्या कर देगा, तबाह कर देगा, ठीक है, TRUCTOR, ठीक है, डिस्ट्रक्टर, ठीक है, इतना ही होता है। तो आपने इसमें लिख दिया बाय बाय कंस्ट्रक्टर, बाय बाय, हा, ठीक है, बाय मैं तुझे तबाह कर दूंगा, बाय बाय कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अब इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई जो कंस्ट्रक्टर आपने बना रखा था ना, इसने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है। अब मैं इसको कंट्रोल सेव कर दिया, अब इसको भूल जाओ अभी के लिए इन सबको, क्योंकि ये जो बन रखा है ना, बस बन के बैठ रखा है, कोई अभी कोई काम नहीं करेगा कोड में। अब सिर्फ 2 ही चीज़ काम करेगी, क्या, पहले कंस्ट्रक्टर फॉर्म होगा ये, ठीक है, इसको, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा किससे, डिस्ट्रक्टर से।
और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये दोनों प्रिंट होके आएंगे, ठीक है, लाइन वाइज। पहले कंस्ट्रक्टर बिल्ड होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, न्यू। अब आपको समझ आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। एंटर, देखो कंस्ट्रक्टर बिल्ड, ठीक है। रुको यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन एरर डालना भूल जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी एरर नहीं है, कोई एरर वैरर नहीं है, ठीक है। एंडल लगा देना, एंडल लगा दिया करो, ठीक है। इस तो ठीक है, अगर अब देखो यहाँ पे ना मैंने क्या कर दिया, एंड ऑफ लाइन लगा दिया, ठीक है। एंड ऑफ लाइन कहते हैं इसे, एंडल करके होता है ये, ठीक है। ये लगा दिया। अब क्या आएगा, पहले कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसके बाद ये क्या बोलेगा, बाय बाय कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो एक बार इसको हम फिर से रन करते हैं। कंट्रोल सेव हो गया था, ठीक है, कंट्रोल सेव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था A1, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बिल्ड। उसके बाद इसने बोला बाय बाय कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, टर्मिनेटर की तरह काम करता है, ये सारी खत्म कर देता है वैल्यूज़ को, सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अगर अभी आप मेरे से कहो कि सर अगर क्या हो हम इस पर वैल्यू डाल दें 10, यानी कि हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला 1 वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। याद रखना, कभी भी इंट A करके एक ना बनाना और इंट B करके दूसरा मत बनाना। कभी भी डेटा टाइप सेम नहीं हो सकते। और साथ ही अगर आपने डेटा टाइप सेम कर दिया और आपने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, एक पैरामीटर वाला, तो ना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपने दो चीज़ें बिल्कुल सेव कर दी, ठीक है। या तो 2 पैरामीटर रखना, या तो एक पैरामीटर रखना, पैरामीटर का नंबर अलग रखना। और अगर पैरामीटर के नंबर सेम है 2, मान लो ऊपर भी इंट B करके हो गया, तो ये एरर शो करने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ देखो, ये भी सेम और ये भी सेम, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। या तो आप इंट B मत करना, ठीक है, कोई और डेटा टाइप ले लेना, कैर CS, तब ये एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऊपर आपको कैरेक्टर भी लेना पड़ेगा CH करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। ये धीरे धीरे करके आपको समझ आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे x के अंदर कितनी वैल्यू हो गई, 10 आ गई, ठीक है। देखो x की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। आप ध्यान से देखना, x, ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल सेव, कंट्रोल शिफ्ट दिस, ठीक है, ओके। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पर आप इंट ऑफ A कर देना ज़रा, ठीक है। सॉरी इंट ऑफ A नहीं, ठीक है। इसके अंदर कुछ डिस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं आते हमारे, ठीक है। डिस्ट्रक्टर हमारे पैरामीटराइज कुछ नहीं होता। डिस्ट्रक्टर मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। इसका काम ख़त्म करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, बाय बाय कंस्ट्रक्टर 10। सर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। ये देखो इसने क्या करा, आपने एक फील्ड बनाई, ऑब्जेक्ट की फील्ड बनाई, इसमें आपने x की वैल्यू दे दी 10, ठीक है। 10 वैल्यू बनी, ठीक है। आपकी वैल्यू जैसी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बिल्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ हुआ। x की वैल्यू 10 हुई, ठीक है। शो से आपने x की वैल्यू शो करी, ठीक है। देखो आप इससे ना शो भी कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, शो फंक्शन कॉल करा, लेकिन शो फंक्शन अभी कॉल करोगे तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये क्लास का है, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही शो करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू ऑफ x दिखाएगा, वैल्यू ऑफ y के लिए आप यहाँ पे ना कॉमा 20 कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही शो फंक्शन है जो कि x और y की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, तब उसके बाद देखना बाय बाय कंस्ट्रक्टर x, ठीक है। और यहाँ पर ये y भी दिखाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये लिखेगा बाय, इसने x को बनाया और ख़त्म भी कर दिया, और तब ये y को बनाएगा और y को भी ख़त्म कर देगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल सेव करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर दिस, ठीक है। ये देखो ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर कर दूँ इसको, ठीक है। ये देखो वैल्यू ऑफ x 10, वैल्यू ऑफ y 20, बाय बाय कंस्ट्रक्टर 10, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा देना बाय बाय 20, ठीक है। उसने वैल्यू को खत्म कर दिया, पहले क्रिएट हुई वैल्यू फिर खत्म हो गया। डिस्ट्रक्टर का काम सिर्फ यही होता है, ठीक है। वैल्यू जो आप बनाते हो कंस्ट्रक्टर से, उनको खत्म कर देता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है।